नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस एग्जाम विद्याकुल पर। आप एनडीए की तैयारी करने की कसम खा चुके हैं, आप एनडीए की तैयारी करने का सफर शुरू कर चुके हैं। तो जब भी हम किसी सफर पर निकलते हैं तो हमें उस सफर के लिए जरूरी सारे साजो सामान इकट्ठा करने होते हैं। तो अगर आप एनडीए के सफर पर निकल ही चुके हैं, आपने एनडीए एग्जाम क्रैक करने का मन बना ही लिया है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस एनडीए एग्जाम क्रैक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी और उनमें किन किन सब्जेक्टों का कितना वेटेज है। तो आपको दो पेपर देने पड़ते हैं, एक मैथ का, दूसरा जीएटी का। जीएटी में इंग्लिश, साइंस और साथ साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी होते हैं। और आर्ट्स के सब्जेक्ट में इकोनॉमिक और ज्योग्राफी की जिम्मेदारी संजीव सर ने उठाई है, जो आपको सेल्फ डिस्कशन कर चुके होंगे। और हिस्ट्री और पॉलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई है, जो विगत कई वर्षों से मैं आपके साथ इस जिम्मेदारी के साथ आगे चल रहा हूं। तो इस साल भी उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं करूंगा। मेरे साथ आप इतिहास और राजनीति विज्ञान या पॉलिटी या भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इस इतिहास और राजनीति विज्ञान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये सेशन इसी मुद्दे पर आधारित है। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी का सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट, बिना समय गंवाए शुरुआत कर देते हैं इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के। नो डाउट भारतीय इतिहास बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत और बहुत ही लेंदी है। लेकिन क्या इस प्राचीन भारत के इतिहास को जो सालों साल लोग पढ़ते हैं, सालों साल हमें भी पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक कंपटीशन में हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं करते, जब तक हम चयनित अध्ययन नहीं करते, तब तक हम सिलेक्शन से दूर रहते हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के, जिस पर हम आगे आने वाले समय में अपनी क्लासेस डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पहली और सबसे प्राचीन सभ्यता है। कैसे इसकी खोज हुई, क्या क्या इसके सफर रहे, कौन कौन से स्थल मिले, कहाँ कहाँ मिले, उनकी क्या व्यवहारिकता है, क्या प्रामाणिकता है, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता आती है, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल कब से कब तक है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इसकी जानकारी जिन 4 वेदों से मिलती है, उन वेदों की एथेंटिसिटी क्या है, वो वेद कैसे पढ़े जाते हैं। इसके बाद वैदिक धर्म का पतन जब होता है तो 2 नए धर्मों का उदय होता है, बौद्ध और जैन धर्म। इसके साथ साथ ब्राह्मण धर्म। तो बौद्ध और जैन धर्म की क्या स्थिति है, क्या उनके सिद्धांत हैं, कौन उनके संस्थापक हैं, कैसे कैसे बौद्ध धर्म का उदय हुआ, कैसे कैसे जैन धर्म का उदय हुआ। फिर हम आएंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उस साम्राज्य पर जो भारत का पहला अखंड भारतीय साम्राज्य बना, जिसे हम मौर्य साम्राज्य कहेंगे। तो हर्यक वंश से लेकर के मौर्य वंश का सफर तय करेंगे। यहाँ पर मौर्य वंश के पतन के बाद एक बार देखते हैं कि फिर छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, और कई वर्षों के बाद, लगभग 200 वर्षों 250 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः एक अखंड भारत खड़ा होता है, जो गुप्तों के अधीन खड़ा होता है। तो गुप्त साम्राज्य का इतिहास भारत का स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है। भारत का स्वर्णिम इतिहास मतलब इतिहास का वो हिस्सा जो सुनहरे पन्नों में दर्ज है। इसके साथ साथ यहां पर इतिहास का हम वो हिस्सा पढ़ेंगे जहां केंद्र हमारा मगध होता है। लेकिन इसके साथ साथ दक्षिण भारतीय राज्यों में क्या हो रहा है, भारत के दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ, किन किन राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की, यह देखना भी जरूरी है। कभी कभी एनडीए भूल भटक करके एक आध सवाल यहां से भी पूछ लेता है, तो इसे भी हम कवर करेंगे। अब इसके बाद हम सीधे एंट्री करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत का इतिहास तलवारों का इतिहास है। तलवार के दम पे हर राजा ने, हर सुल्तान ने, हर बादशाह ने अपनी सत्ता कायम की है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है वैसे तो अरबों के आक्रमण से, पढ़ेंगे हम ये भी, अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, अरबों और तुर्कों का आक्रमण। अरबों और तुर्कों के आक्रमण के बाद ही दिल्ली सल्तनत स्थापित होता है। यह दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक चलता है। 1526 तक, 1206 से 1526 तक के इतिहास में हम 5 राजवंशों का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये 5 वंश पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सैयद बाद में लोधी आता है, लोधी सबसे आखिरी है। लोधी वंश की सत्ता को मिटा करके
फरगना का एक बंदा जिसे आप बाबर के नाम से जानते हैं, वो भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो 1526 से लेकर के 1526 से लेकर के 1857 तक का इतिहास हम मुगल वंश में पढ़ेंगे, दो हिस्से में बांट करके। ठीक, एक तो आधुनिक भारत में और शेष मध्य भारत में। इस इस्लामिक शासन के दौरान भारत के ब्राह्मण धर्म, भारत के हिंदू धर्म का पतन देखने को मिला। भारत के हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म का पतन न होने पाए, इसके लिए भारत में भक्ति आंदोलन चलाया गया। तमाम युग पुरुषों ने भक्ति आंदोलन चलाया। इस्लाम में आई तमाम समस्याओं के लिए सूफी आंदोलन चले। और जिस समय हम मध्यकालीन का इतिहास पढ़ते हैं, इस समय हमारे इतिहास का केंद्र होता है दिल्ली। इस समय केंद्र होता है कौन सा राज्य? दिल्ली। दिल्ली केंद्र में होता है। लेकिन दिल्ली के अतिरिक्त हम देखते हैं तमाम क्षेत्रीय राज्यों का भी अस्तित्व है, चाहे राजस्थान चले, चाहे दक्षिण भारत चले। तो इन क्षेत्रीय राज्यों का भी इतिहास हम पढ़ेंगे, जैसे विजयनगर, बहमनी, मराठा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राज्यों का उदय और क्षेत्रीय राज्यों की सत्ता की बात करते हैं। इसके बाद सीधे हम लोग आधुनिक भारत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। आधुनिक भारत बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तब हमारा केंद्र होता है ब्रिटिश सत्ता। क्या केंद्र होता है? ब्रिटिश या अंग्रेजी सत्ता। ब्रिटिश सत्ता या अंग्रेजी सत्ता। तो हम ब्रिटिश सत्ता या अंग्रेजी सत्ता पढ़ेंगे। लेकिन क्या अकेले अंग्रेज ही भारत आए? जी नहीं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब भारत और मध्य एशिया का व्यापार यूरोप तक नहीं पहुंचा, तो यूरोप की तमाम देशों ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए नए नए रास्तों की तलाश की। और उन्हीं नए रास्तों को तलाशते हुए तमाम व्यापारिक कंपनियां भारत आई, जिसे हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन में। यूरोपीय कंपनियों में आप देखते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। लेकिन भारत में व्यापार के साथ साथ शासन सत्ता स्थापित करने वाला जो प्रमुख देश रहा वो था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने धीरे धीरे भारत के शासन में प्रवेश किया। और जब भारत के शासन में प्रवेश किया तो भारत का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार का शोषण करता है। जब भारत के लोगों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर प्रकार का शोषण होता है, तो शोषण के बाद व्यक्ति के पास एक ही रास्ता होता है, या तो वह विद्रोह पर आमादा हो जाए, या तो शोषण होते होते, शोषित होते होते अपनी जान दे दे। तो भारत के युवाओं ने, भारत के राजाओं ने, भारत की जनता ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसा ही बिगुल बजाया, एक ऐसा ही विद्रोह किया जो भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जो 1857 में। तो 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भारतीय आजादी के लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर है। किसके रूप में? टर्निंग पॉइंट के रूप में। फिर जब इसमें सफलता नहीं मिली, तब हमने आंदोलनों का सहारा लिया। राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए। भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन हुआ, और गांधी जी के आगमन के साथ साथ भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल गई। तो जब भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली, तो भारत की राजनीति में गांधी ही नहीं बल्कि तमाम और नेता, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इसके साथ साथ तमाम क्रांतिकारी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, तमाम क्रांतिकारी नेता रहे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। तो उनके विषय में चर्चा होगी इस चैप्टर में, इस आधुनिक भारत में। जब हमारा सफर यहाँ तक नहीं रुकता, इसके बाद हम प्रवेश करेंगे विश्व के इतिहास में। भारत के इतिहास को बहुत डिटेल से पढ़ना है, लेकिन विश्व इतिहास, विश्व में होने वाली तमाम परिवर्तन, विश्व में होने वाली तमाम क्रांतियां, विश्व में होने वाले तमाम लड़ाइयों पर भी हमारा ध्यान जाएगा। जी हाँ, तो प्रमुख घटनाएं विश्व की, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और सबसे महत्वपूर्ण प्रथम विश्व युद्ध। यदि आपने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं याद कर रखी हैं, तो आपके सिलेबस से एक क्वेश्चन का मिलना अवश्यम भावी है। 100% सत्य है कि एक सवाल मिलेगा। विश्व इतिहास में हमारी गाड़ी यहीं नहीं रुकेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ हमें द्वितीय विश्व युद्ध पर भी जाना पड़ेगा, और साथ साथ विश्व के तमाम संगठन, जैसे यूएनओ के साथ साथ डब्ल्यूटीओ के साथ साथ नाम, तब उसके साथ साथ G5, G15, तमाम जो है संगठन हम इस विश्व राजनीति में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे विश्व इतिहास की गाड़ी रुकने वाली है।
इस इतिहास के बाद, इस इतिहास से हमारे एनडीए के एग्जाम में बच्चों नोट कर लीजिए, एनडीए के एग्जाम में इतिहास विषय से 15 से 16 सवाल आते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 15 से 16 क्वेश्चन का वेटेज एक विषय से होने का मतलब है यह विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारे साथ आप अगला सफर तय करेंगे संविधान का। जी हाँ, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान वैसे तो बहुत पुराना है। भारत में जब अशोक शासन कर रहा था तब भी नियम कानून थे। संविधान नियमों कानूनों का बंडल ही होता है। लेकिन हम जिस संविधान को पढ़ेंगे वह लिखित संविधान है और वह लिखित संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। तो हम भारतीय संविधान में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, इस संविधान की विशेषताएं क्या क्या रही, इस संविधान की शुरुआत जिस प्रस्तावना से होती है उस प्रस्तावना का क्या मोटिव है, क्यों प्रस्तावना को रखा गया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तमाम प्रश्न ऐसे बनते हैं। क्या प्रस्तावनाओं में परिवर्तन संभव है या नहीं, तमाम प्रश्न यहां से बनते हैं, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ये वो सेक्शन है जहां से आपके एनडीए के पेपर में एक सवाल आना लगभग तय होता है। और परीक्षा में सवाल आए या ना आए, आपको जरूर पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार हैं क्या, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो मौलिक अधिकार वर्तमान समय में 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे। तो एक मौलिक अधिकार कहाँ गया, कैसे गया, कब गया, क्यों हटाया गया, ये जानना जरूरी है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या सिर्फ भारतीय नागरिकों के अधिकार हैं या राज्य के, सरकार के कुछ दायित्व भी हैं? सिर्फ अधिकारों पर ही गाड़ी रुक जाती है या सरकार भी अपना दायित्व निभाती है? तो सरकार भी अपना दायित्व निभाती है और आने वाले समय में सरकार अपना दायित्व निभाती रहे, इसलिए संविधान बनाने वालों ने पहले ही इस पर सावधानी बरती और संविधान के भाग 4 में ऐसे तत्व डाल दिए जिसका अनुसरण आज भी भारत की सरकारें, राज्य की सरकारें करती हैं। इसके बाद मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य वैसे भारतीय संविधान का हिस्सा था ही नहीं। अगर नहीं था तो कब जोड़ दिया गया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्यों जोड़ा गया और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? क्या बाद में इसमें संशोधन हुआ? जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संशोधन भी हुआ सन 2002 में। तो क्या है मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर क्या दंड का प्रावधान है? अगर है तो क्या, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके बाद सीधे हम संघ सरकार की चर्चा करेंगे। संघ सरकार के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये कैसे बनते हैं, क्या इनके पद हैं, क्या इनके पद की रैंकिंग है, क्या इनके अधिकार हैं, इस मुद्दे की चर्चा की जाएगी। उसके बाद इस संघ सरकार का जो मेन हब है, भारतीय व्यवस्थापिका, जिसे आप संसद के नाम से जानते हैं, संसद कैसे बनी, कैसे उसका गठन होता है, कैसे उसका चुनाव होता है, कौन कौन से उसके भाग हैं, कौन कौन से उसके सदन हैं। फिर हम सीधे आएंगे राज्य सरकार पर, क्योंकि जिस तरह केंद्र की सरकारें हैं उसी तरह राज्य की सरकार भी काम करती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो जिस प्रकार केंद्र की सरकार है उसी प्रकार राज्य की सरकार है। भारत में सख्त पृथक्करण अपनाया गया है, केंद्र की सरकार के पास भी शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास भी शक्तियां हैं, ठीक। और इन सब का संतुलन स्थापित होता है न्यायपालिका के द्वारा। तो न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट पर डिस्कशन करेंगे। फिर भारत की चुनाव प्रणाली, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, चुनाव प्रणाली। फिर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका पर डिस्कशन करेंगे। और कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय समय पर हमारे संविधान में तमाम संशोधन हुए हैं, ठीक, और उस संविधान का संशोधन किस तरीके से किया गया है या संविधान का संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं अपने इसी सिलेबस में कवर करेंगे। तो आप सब हो जाइए तैयार, अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम मैदान में उतरने वाले हैं और ये सब कुछ आपका कवर होने वाला है। शुरुआत कर चुके हैं, अब इसे अंजाम तक ले जाना है। ओके, तो मिलते हैं अपने रेगुलर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।